आज हम एक ऐसी संस्था की कहानी में उतरेंगे जो झारखंड की लाखों ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी बदल रही है। नाम है JSLPS, यानी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। सुनने में किसी भी सरकारी संस्था जैसा नाम लगता है, पर हमारे यहाँ जो रिपोर्ट्स और आंकड़े लगे हैं वो बताते हैं कि इसका काम बहुत अलग और ज़मीनी है। बिल्कुल, हमारे पास JSLPS की अपनी रिपोर्ट्स हैं, विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के मूल्यांकन हैं और कुछ स्वतंत्र अध्ययन भी हैं। अच्छा। तो आज का हमारा मिशन है इन सबको एक साथ रखकर ये समझना कि आखिर JSLPS का मॉडल क्या है और क्या ये वाकई उतना असरदार है जितना इसके आंकड़े दावा करते हैं। हाँ, और इसे समझने के लिए हम एक तरह से एक सफर पर चलेंगे। सोचिए एक ऐसी महिला का सफर जो शायद कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकली, वो कैसे एक स्वयं सहायता समूह से जुड़ती है, बैंक से पहली बार कर्ज लेती है और आखिर में Amazon पर अपना बनाया सामान बेचती है। बिल्कुल, उसके हाथ का बना अचार Amazon पर बिकने लगता है। हमारे स्रोत इसी कहानी के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये JSLPS है क्या? ये कोई नया आइडिया तो नहीं लगता? नहीं, आइडिया नया नहीं है, लेकिन इसे लागू करने का तरीका काफी व्यवस्थित है। JSLPS को 2009 में झारखंड सरकार ने बनाया था। अच्छा। इसको ऐसे समझिए कि ये एक खास मकसद के लिए बनाई गई एजेंसी है। इसका मुख्य काम है केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी योजना को झारखंड में जमीन पर उतारना। आप उस राष्ट्रीय योजना की बात कर रही हैं, DANRLM? हाँ, जिसे सब DANILM के नाम से जानते हैं। पूरा नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। असल में ये देश भर में गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा प्रोग्राम है और JSLPS इसे झारखंड में चलाने वाली एजेंसी है। और इसका पैमाना तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका लक्ष्य भारत के लगभग 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुंचना है। 7 करोड़? जी, ये दुनिया के सबसे बड़ी गरीबी मिटाने वाले कार्यक्रमों में से एक है। 7 करोड़ परिवार? ये तो कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। पर इन कार्यक्रमों के साथ एक आम शिकायत होती है कि ये बस कुछ समय के लिए मदद करते हैं। क्या NRLM का नजरिया कुछ अलग है? हाँ, और यही इसका सबसे जरूरी पहलू है। इसका मकसद सिर्फ एक बार पैसे देना या कोई सब्सिडी देना नहीं है। रिपोर्ट्स इस बात पर जोर देती हैं कि इसका लक्ष्य परिवारों को तब तक सहारा देना है जब तक वे गरीबी से बाहर ना आ जाएं। मतलब एक स्थायी समाधान। बिल्कुल, एक सम्मानित जीवन जी सकें। यहाँ मुख्य ध्यान महिलाओं पर है। सोच ये है कि अगर आप एक महिला को आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई पर, घर के पोषण पर, स्वास्थ्य पर। ये तो हुई बड़ी तस्वीर, पर जमीन पर ये ढांचा काम कैसे करता है? एक महिला की जिंदगी में दाखिल कैसे होता है? ये एक पिरामिड की तरह काम करता है जिसकी नींव बहुत मजबूत है। अच्छा, सबसे पहले गांव में 10-15 महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप या SHG बनता है। ठीक है। ये महिलाएं हर हफ्ते छोटी छोटी बचत करती हैं, मान लीजिए 10 या 20 रुपए, और उसे एक साथ जमा करती हैं। यहीं से उनकी आर्थिक अनुशासन की ट्रेनिंग शुरू होती है। और फिर ये छोटी बचत तो किसी बड़े काम के लिए काफी नहीं होगी। नहीं होगी। और यहीं JSLPS का दूसरा कदम आता है, क्षमता निर्माण और वित्तीय सहायता। इन SHGs को बैंक से जोड़ा जाता है, क्योंकि अब वे एक समूह है, बैंक उन्हें कर्ज देने में कम हिचकिचाता है। अच्छा, एक समूह को लोन देना आसान होता है। हाँ, JSLPS उन्हें ट्रेनिंग देता है कि हिसाब किताब कैसे रखना है, बैंक से कैसे बात करनी है। फिर उन्हें छोटा कर्ज मिलता है जिससे कोई महिला बकरी खरीद सकती है, कोई सिलाई मशीन ले सकती है या कोई छोटी सी दुकान खोल सकती है। समझ गया। तो पहले समूह बनाना, फिर उन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, और तीसरा उद्देश्य जो हमारे स्रोत बताते हैं वो है टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सिर्फ बकरी या सिलाई मशीन पर नहीं रुकना है। लक्ष्य है कि ये महिलाएं ऐसे काम करें जिससे लगातार आमदनी हो। जैसे अगर कई महिलाएं सब्जियां उगा रही हैं तो JSLPS उन्हें संगठित करके एक उत्पादक समूह बनाता है, एक प्रोड्यूसर ग्रुप। हाँ, फिर ये समूह सीधे शहर की बड़ी मंडी या कंपनी को अपनी सब्जियां बेचता है, जिससे बिचौलिए खत्म हो जाते हैं और मुनाफा बढ़ जाता है। अच्छा। ये खेती में भी होता है और गैर खेती वाले कामों में भी। यहाँ पर एक शब्द है जिसका जिक्र रिपोर्ट्स में बार बार हुआ है, कन्वर्जेंस। ये सुनने में बड़ा भारी भरकम सरकारी शब्द लगता है। हाँ, लगता तो है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है, टीम वर्क। टीम वर्क। जी, JSLPS ये समझता है कि वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, तो वो स्वास्थ्य विभाग से कहता है आप इन SHG की महिलाओं और उनके बच्चों के स्वास्थ्य और टीकाकरण की चिंता करें।
कृषि विभाग से कहता है आप इन्हें बेहतर बीज और खाद के बारे में बताएं, और मनरेगा के साथ मिलकर सिंचाई के लिए तालाब खुदवाता है। मतलब सब मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल, JSLPs खुद इन सबको एक साथ जोड़ने का काम करता है। इससे कोई भी काम दोहराया नहीं जाता और एक ही परिवार को अलग-अलग योजनाओं का फायदा एक साथ मिल जाता है। मतलब ये एक पूरी इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है, और इस काम को करने के लिए इनके पास कुछ खास प्रोजेक्ट्स भी हैं। जैसे एक नाम जो बार बार आ रहा है वो है जोहार, JOHAR। हाँ, जोहार प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। DNRLM अगर नींव तैयार करता है तो जोहार उस पे एक मजबूत इमारत खड़ी करता है। अच्छा। इसका पूरा फोकस उन परिवारों की आय बढ़ाने पर है जो खेती, पशुपालन या जंगल के उत्पादों से जुड़े हैं। ये उन्हें मॉडर्न तकनीक, बेहतर बाजार और प्रोसेसिंग सिखाता है। जैसे टमाटर उगाने वालों को सिखाना कि सॉस या केचप कैसे बनाएं ताकि वे ज्यादा कमा सकें। और एक और नाम है झिमडी, जिसमें जापान की भी भागीदारी है। सही। ये दिखाता है कि इस काम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी शामिल है। जिमडी प्रोजेक्ट जापान की JICA एजेंसी की मदद से चल रहा है और इसका खास ध्यान बागवानी और माइक्रो ड्रिप सिंचाई पर है। ड्रिप इरिगेशन। जी, झारखंड में पानी की कमी एक बड़ी समस्या है, तो ये प्रोजेक्ट सिखाता है कि कम पानी में ज्यादा फसल कैसे उगाई जाए। तो ये पूरा मॉडल सुनने में तो एकदम परफेक्ट लगता है। एक मजबूत ढांचा है, कार्यक्रम है, अलग अलग विभागों के साथ टीम वर्क भी है। लेकिन इन सब के बीच एक महिला जो अपने घर में अचार बना रही है, वो उसे बड़े बाजार तक कैसे पहुंचाएगी? यहीं पर शायद पलाश ब्रांड की भूमिका आती है, जो मुझे इन स्रोतों में सबसे दिलचस्प चीज लगी। बिल्कुल, पलाश इस पूरी कहानी का सबसे नया और शायद सबसे रोमांचक मोड़ है। 2020 में लॉन्च हुआ था, है ना? हाँ, 2020 में लॉन्च हुआ ये ब्रांड JSLPS का एक अम्ब्रेला ब्रांड है। इसके तहत SHG की महिलाओं द्वारा बनाए गए सभी उत्पादों को एक पहचान दी जाती है। और ये सिर्फ एक लोगो या नाम से कहीं ज्यादा है। सही कह रहा हूँ? बहुत ज्यादा। ये एक पूरी वैल्यू चेन को संभालता है। सोचिए, एक महिला ने बहुत अच्छा शहद निकाला, लेकिन उसे बेचेगी कहाँ? सही बात है। या तो गांव में या पास के बाजार में, जहां उसे सही दाम नहीं मिलेगा। पलाश यहाँ आता है। वो उस शहद की क्वालिटी की जांच करता है, उसकी आकर्षक पैकेजिंग करता है, उस पर पलाश का ब्रांड लगाता है और फिर उसे बेचने का इंतजाम करता है। और ये बिक कहाँ रहा है? मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि ये उत्पाद सिर्फ सरकारी मेलों तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पलाश मार्ट नाम से खास दुकानें खुली गई हैं। बड़े शहरों में इनके काउंटर हैं। और ऑनलाइन भी? हाँ, और सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपने देखा, ये Amazon और Flipkart जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा? एक ग्रामीण महिला जो अपने घर में अचार बनाती थी, अब उसके प्रोडक्ट की FSSAI सर्टिफिकेशन होती है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी जाती है और वो पूरे देश में कहीं भी ऑर्डर किया जा सकता है। ये तो सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक क्रांति है। मैं यही सोच रहा था, ये उस महिला के लिए कितना बड़ा आत्मविश्वास का स्रोत होगा। लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में होगा कि कागज पर तो ऐसा बहुत अच्छा है, पर क्या जमीन पर सच में कुछ बदल रहा है? क्या हमारे पास इसका कोई सबूत है? हाँ, और ये सबसे जरूरी सवाल है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास कुछ बाहरी मूल्यांकन है जो सिर्फ सरकारी दावों पर निर्भर नहीं है। जैसे? एक रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद यानी IRM में की है, जो 2016-17 की है। ये झारखंड समेत 8 राज्यों का अध्ययन था और इसने माना कि SHGs का नेटवर्क और बैंक से मिलने वाला कर्ज बहुत तेजी से बढ़ा है। उसने कार्यक्रम को काफी हद तक सफल बताया। पर यह रिपोर्ट थोड़ी पुरानी है। क्या हमारे पास कोई हाल का डेटा है? क्योंकि पिछले 7-8 सालों में बहुत कुछ बदला होगा, खासकर पलाश जैसे ब्रांड के आने के बाद। हाँ, और ये एक जरूरी सवाल है। हमारे पास 3i नाम की संस्था का एक बड़ा मूल्यांकन है जो 2019 से चल रहा है और इसे विश्व बैंक और गेट्स फाउंडेशन जैसी बड़ी संस्थाओं का समर्थन है। अच्छा, तो ये काफी भरोसेमंद होगा? जी, इसके नतीजे दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाते हैं कि कार्यक्रम का असर समय के साथ और गहरा होता है। रिपोर्ट कहती है कि जो परिवार DNRLM से 2.5 साल से ज्यादा जुड़े रहे, उनकी घरेलू आय में औसतन 19% की वृद्धि हुई। 19%? सुनने में शायद कुछ लोगों को ये आंकड़ा बहुत बड़ा न लगे, पर झारखंड जैसे राज्य में जहां औसत आय बहुत कम है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। बिल्कुल,
सोचिए ये बढ़ोतरी किसी परिवार के लिए अपने बच्चे को बेहतर स्कूल भेजने या बीमारी में बेहतर इलाज करवाने या फिर अगली फसल के लिए अच्छे बीज खरीदने का जरिया बन सकती है। सही। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि जीवन स्तर में एक वास्तविक उछाल है। और इन नतीजों का महत्व इसी बात से पता चलता है कि भारतीय संसद में भी इनका जिक्र किया गया। अब आते हैं जोहार प्रोजेक्ट पर, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। ये 2017 से 2024 तक चला और इसकी समापन रिपोर्ट में कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। हाँ, उस रिपोर्ट के आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट कहती है कि इसने लगभग 2.25 लाख ग्रामीण परिवारों पर सीधा असर डाला। और यहाँ वो आंकड़ा आता है, उच्च मूल्य वाली कृषि यानी हाई वैल्यू एग्रीकल्चर से जुड़े परिवारों की शुद्ध आय में कुछ मौसमों में 553% तक की वृद्धि देखी गई। एक सेकेंड, 553%, ये आंकड़ा सही है? जी, मैं इसे दोबारा देख रहा हूँ। 553%, ये तो किसी कॉर्पोरेट कंपनी की ग्रोथ जैसा लगता है, किसी सरकारी योजना का नतीजा नहीं। ये कैसे संभव हुआ? हाँ, ये समझना जरूरी है। ये कोई जादू नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि ये उन किसानों के समूहों के साथ हुआ जिन्हें ड्रिप इरिगेशन जैसी नई तकनीक दी गई और जिन्हें टमाटर, मटर या दूसरी सब्जियों जैसी नकदी फसलों के लिए संगठित किया गया। अच्छा, पहले जो किसान सिर्फ अपने परिवार के लिए धान उड़ाते थे, अब वे संगठित होकर एक साथ अपनी उपज को सीधे बड़े बाजारों या प्रोसेसिंग कंपनियों को बेच पा रहे थे। तो बिचौलिए हट गए। हाँ, जब आप बिचौलियों को हटाते हैं और उत्पादन को कई गुना बढ़ाते हैं, तो आय में इस तरह का उछाल संभव है। ये तो सच में परिवर्तनकाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि विशु बंग ने इसे सराहा है। और पलाश ब्रांड का क्या? इसकी कोई औपचारिक स्वतंत्र रिपोर्ट तो नहीं है, पर क्या इसकी सफलता के कोई संकेत हैं? औपचारिक रिपोर्ट नहीं है, लेकिन आंकड़े अपनी कहानी खुद कहते हैं। ये ब्रांड आज लगभग 3.2 लाख महिलाओं से जुड़ा है। 3 लाख से ज्यादा महिलाएं? जी, रिपोर्ट्स में जिक्र है कि 2025 में हुए एक राष्ट्रीय मेले में पलाश ने 30 लाख रुपए से ज्यादा की बिक्री की। एक मेले में? हाँ, इसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं और एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट ने तो इस पर एक केस स्टडी भी प्रकाशित की है कि कैसे ये ग्रामीण महिलाओं को बाजार से जोड़कर सशक्त बना रहा है। तो ये तो हुई सफलताओं की बात, लेकिन क्या शोध चुनौतियों का भी जिक्र करते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा हो। नहीं, और एक अच्छा मूल्यांकन हमेशा चुनौतियों को भी सामने रखता है। स्रोत बताते हैं कि अभी भी कई चुनौतियां हैं। क्या है वो? एक है क्षेत्रीय असमानता। झारखंड के कुछ इलाकों में ये मॉडल बहुत सफल है, पर कुछ पिछड़े इलाकों में अभी भी संघर्ष कर रहा है। दूसरी बड़ी चुनौती है सिंचाई। आप हाई वैल्यू खेती की बात तब तक नहीं कर सकते जब तक पानी का पक्का इंतजाम ना हो। सही बात है। और तीसरी चुनौती जो पलाश के बड़ा होने के साथ और बढ़ेगी, वो है क्वालिटी कंट्रोल। ये बहुत जरूरी है। जब आप हजारों अलग अलग महिलाओं के बनाए प्रोडक्ट को एक ब्रांड के नीचे लाते हैं, तो हर पैकेट में स्वाद और गुणवत्ता को एक जैसा बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। पलाश की असली परीक्षा यही होगी। तो आज हमने देखा कि कैसे JSLP स्वयं सहायता समूहों के एक मजबूत नेटवर्क, जोहार जैसे केंद्रित कार्यक्रमों और पलाश जैसे एक महत्वाकांक्षी ब्रांड के जरिए झारखंड के ग्रामीण इलाकों में एक मूक क्रांति ला रहा है। ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ये लाखों महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का एक जीता जागता मॉडल है, जिसके परिणाम अब ठोस आंकड़ों में भी दिखने लगे हैं। स्रोत ये तो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि आय और सशक्तिकरण में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। लेकिन यहाँ एक विचारणीय प्रश्न यह उठता है कि जैसे जैसे पलाश जैसे ब्रांड के साथ ये महिला नेतृत्व वाले उद्यम बड़े होंगे, स्थापित राष्ट्रीय या वैश्विक ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धा में उन्हें किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? मतलब बड़ी कंपनियों से मुकाबला? हाँ, क्या वे क्वालिटी, सप्लाई चेन और मार्केटिंग में डाबर या पतंजलि जैसी कंपनियों का मुकाबला कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, एक जमीनी आंदोलन एक बड़े व्यावसायिक पावर हाउस के रूप में विकसित होते हुए अपनी मौलिकता और अपने सामाजिक मूल्यों को कैसे बनाए रख सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में मिलेगा।